Today we will talk about the cell membrane. पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था। 1925 में साइंटिस्ट थे गॉटर एंड ग्रैंडल। उन्होंने जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये कहा था कि ये 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर 1935 में आपके पास जेफ डैनियल एंड डेवसन ने ये कहा था कि ये जो है आपके पास लिपिड बाइलेयर है और इसके अंदर और ये जो है इसके बाहर दोनों साइड पे प्रोटीन्स होती हैं एंड प्रोटीन पोर्स होते हैं। तो ये बातें इन्होंने कही थी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन आफ्टर 1950s जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई थी तो रॉबर्टसन जो है 1950s में आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई थी। तो रॉबर्टसन जो था उसने 1959 में उसने कहा था कि नहीं, ये जो है आपके पास लिपिड बाइलेयर है और ये कम्प्लीटली सैंडविच्ड होती है बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये काफ़ी अरसे तक ये थ्योरी चलती रही और इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता था। सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन जो यूनिट मेम्ब्रेन थी वो आपके पास सैंडविच थे लिपिड बाइलेयर बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 1972 में आपके पास सिंगर एंड निकोलसन आए तो उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया जिसको इन्होंने मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके पास जो lipid है that acts like a sea in which the protein molecules they are floating and the pattern of distribution of proteins जो है that vary from membrane to membrane। यानी हर membrane में जो प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो फ्लोट कर रहे होंगे इन द सी ऑफ लिपिड्स वो डिफरेंट होगी। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये आफ्टर इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ थी उसके बाद इन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था और अब तक जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही माना जाता है। इसमें फ्लूइड के तौर पे जो एक्ट कर रहा होता है दैट इज़ द लिपिड बाइलेयर एक्ट कर रही होती है एज अ फ्लूइड और मोज़ेक के तौर पे आपके पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। मोज़ेक को समझना बहुत आसान है। जैसे आपके पास इरेगुलरली अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या प्रोटीन्स की विद इन सम एरिया। जैसे पहले ज़माने में चिप्स के फर्श बनाए जाते थे और इसमें डिफरेंट कलर्स के या एक ही कलर के डिफरेंट साइजेस और शेप के जो चिप्स हैं उनका एक फ़र्श बिछता था। वो इज़ जस्ट लाइक मोज़ेक कि जिसमें डिफरेंट साइज़ के आपके पास प्रोटीन्स होंगी तो उनका साइज़, उनकी अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होगा। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये अभी तक एक्सेप्टेबल है और इसको अभी तक जो है वो माना जाता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं और इसको इवन जो है आपके पास इसको सार्कोलीमा भी कहते हैं, ठीक है। सार्कोलीमा भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सार्कोलीमा इसको कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स में, ठीक है। जब स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ना उसमें इसको सार्कोलीमा कहते हैं और इसकी जो एवरेज थिकनेस है वो तकरीबन होती है 7 नैनोमीटर। तो एवरेज थिकनेस इसकी है 7 नैनोमीटर की। कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो कॉम्पोजिशन के बारे में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल, लेकिन अगर जनरली हम देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स।
नंबर 1, अब ये जो आपकी बुक्स वगैरह में मेंशन्ड है उसमें लिपिड्स को पहले लिया जाता है और उसको बाद में लिया जाता है प्रोटीन्स को, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर लेंगे। तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास इसमें होती हैं 60 to 80%, 60 to 80% आपके पास इसमें प्रोटीन्स होती हैं। और इसमें आपके पास जो लिपिड्स है वो आपके पास उसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ 20 to 40%। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर लेस देन 10%। ठीक है, तो लेस देन 10% आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड मोर देन ये आपके पास इसकी परसेंटेजेस हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स इसमें हैं 60 to 80%, लिपिड्स हैं 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें लेस देन 10% होते हैं। अब इसमें ये रेंजेस आपको इसलिए बताई हुई हैं कि मुख्तलिफ जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर फंक्शन आपके पास इनकी जो परसेंटेज हैं वो वेरी कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आपके पास इसमें दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स और दूसरी आपके पास होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, इंटेग्रल प्रोटीन्स का क्या मतलब हुआ? इंटेग्रल का मतलब जो कि इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, तो इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब जो ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है इसमें मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन होती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ? ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लिपिड बाइलेयर है जो इस तरह से अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड्स आपके पास, तो उसके अंदर पूरा ये थ्रू एंड थ्रू द मेम्ब्रेन जो है आपके पास ये प्रोटीन्स जो हैं ये जा रही होंगी। ठीक है, ये ट्रिवर्स करेंगी पूरे इस मेम्ब्रेन को कि उसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे भी निकलेंगी और उसके इंट्रा सेलुलर साइड पे भी जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। तो मेजॉरिटी जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो या तो ज़्यादा बाहर की तरफ होंगी या ज़्यादा अंदर की तरफ होंगी, तो दे वोंट बी ट्रांसमेम्ब्रेन। तो ये इंटीग्रेटेड होती हैं। इसके अंदर जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं दे कैन बी इन एसोसिएशन विद द इंटेग्रल प्रोटीन्स, के साथ वो हो सकती हैं और वो अलग से भी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो है वो आपको नज़र आ सकती हैं कि दे कैन बी मोर टूवर्ड्स आउटसाइड और दे कैन बी मोर टूवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, तो आपके पास ये जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स का, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं आपके पास। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स हैं ये यहाँ पे इस तरह भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दे आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इट इज़ द इंटेग्रल प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन जो है वो एज अ कैरियर प्रोटीन काम करती हैं और एज अ चैनल प्रोटीन भी ये काम करती हैं। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन का मतलब ये होता है कि कोई भी आयन है या कोई भी चीज़ है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन उसकी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो वो इसको अपने साथ कैरी करके अंदर ले आएगी। ठीक है, या तो वो अपने आप को अटैच कर लेंगे और ये इसमें कोई कन्फिग्रेशनल चेंज आ जाएगी और दैट आयन और मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड। और चैनल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये आपके पास जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं या जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, ये एक चैनल की तरह काम करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पोटेशियम चैनल होता है और उसके थ्रू जो है इस आयन की ट्रांसपोर्टेशन इस चैनल के थ्रू होती है। ठीक है, ये पोटेशियम हमारे पास जितने भी एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है ना, स्केलेटल मसल हो गया, नर्व फाइबर्स हो गया, तो ये उनके अंदर आपको इस तरह के चैनल्स मिलते हैं। इसके अलावा भी और कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं दे एक्ट्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आपके पास ये होता है कि जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन के दे आर डिटरमिन्ड बाय प्रोटीन्स। फंक्शंस जो किसी भी मेम्ब्रेन का है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय प्रोटीन। ठीक, ये जुमला आपने याद रखना है कि फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन दे आर डिटरमिन्ड बाय प्रोटीन, और जो आपके पास फंक्शनल डाइवर्सिटी है दैट इज़ फंक्शनल डाइवर्सिटी जो है दैट इज़ मेंटेन्ड बाय ऑल द 3 एलिमेंट्स।
तीनों चीज़ें जो भी है आपके पास, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, they all are responsible for the functional diversity, whereas the function of the membrane, it depends on the protein. जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेन फंक्शन है जो कि प्रोटीन पर डिपेंड कर रहा होता है, दैट इज़ इट्स सेलेक्टिव परमेबिलिटी. प्रोटीन्स का जो एक तो ये कैरियर्स हैं, चैनल्स के तौर पे एक्ट करते हैं. सो इस वजह से जो आपके पास मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है ना, सेलेक्टिव परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कौन से आयंस ने अंदर जिनकी ज़रूरत है. वैसे तो नॉर्मली फ़र्ज़ करें एक प्रोटीन है विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगी. लेकिन अगर ग्लूकोज की सेल को ज़रूरत नहीं है तो वो प्रोटीन फिर उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी. दिस इज़ सेलेक्टिव परमेबिलिटी. ठीक है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होती है कि इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द नीड of the cell. If a cell needs an ion or a molecule, that will be transported inside. If it is not required, then it will not be transported. तो ये जो selective permeability है, that is because of proteins. इसको डिस्कस करेंगे. लिपिड्स आपके पास दो तरह के होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं. इसमें नंबर 1 आपके पास होते हैं लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, एंड नंबर 2 आपके पास होता है कोलेस्ट्रॉल. लेकिन एक चीज़ जो है वो आप याद रखें कि जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. ये आपके पास MCQ में अक्सर वो आपको देते हैं. ठीक है, कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि विच वन इज़ एब्सेंट. तो रिमेंबर दिस दैट इन लिपिड्स यू हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स विच आर प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन. वन आर द फॉस्फोलिपिड्स विच आर स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होता है वो लेसिथीन होता है. ठीक है, और दूसरा जो आपके पास लिपिड है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज़ बेसिकली अ स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरह से करता है कि आपके पास लिपिड बाइलेयर बनाता है. ठीक है, तो जब वो लिपिड बाइलेयर बनाता है तो उसका जो हेड होता है दैट इज़ टूवर्ड्स द, जो इसका हेड है दैट इज़ टूवर्ड्स एक इस तरह से होगा और देन इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इसका दोनों साइड पे जो टेल्स हैं वो इनसाइड आएंगी, पॉइंट करेंगी, और जो इसका हेड है दैट विल पॉइंट आउटसाइड. अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, और ये बीच में आप देखें तो प्रोटीन्स आ जाएंगी और ये फिर दोबारा से आपके पास एक लिपिड बाइलेयर बनती है. सो दिस इज़ द फॉस्फोलिपिड का इसका जो हेड होता है दैट इज़ फॉर्म बाय द फॉस्फोलिपिड, वाइल इसके जो लेग्स होती हैं या टेल जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ फॉर्म बाय द फैटी एसिड्स अलॉन्ग विद द हाइड्रोकार्बन्स. तो ये आपके पास फैटी एसिड्स होते हैं. जितना आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है दैट इज़ हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स कि ये वाटर लविंग होता है. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन्स दैट इट इज़ वाटर लविंग. और जो इसकी टेल होती है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक. तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपके पास क्यों सेल मेम्ब्रेन एक्वायर करता है कि उसके अगर आप देखें तो इफ़ दिस इज़ टूवर्ड्स द इनसाइड एंड दिस इज़ टूवर्ड्स द आउटसाइड, तो आप देख रहे हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड्स पे आपको जो है वो इसका हेड नज़र आ रहा है. ये देखें ना, दिस इज़ द हेड. सो द हेड इज़ ऑन द आउटसाइड एज वेल एज इट इज़ ऑन द टूवर्ड्स द इनसाइड. और इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका बेसिकली जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके पास जो आउटसाइड ऑफ द सेल है वहाँ पे आपके पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या जिसको हम ECF भी कहते हैं और इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, तो सेल के आउटसाइड आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है
और आपके पास टूवर्ड्स द इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी आपके पास 70% आपको पता है साइटोप्लाज्म आपका उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। तो चूँकि फॉस्फोलिपिड जो है दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर वाटर लविंग, सो दैट्स वाई दे अरेंज देमसेल्व्स टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड टूवर्ड्स द इनसाइड, यानी चूँकि जहाँ पे भी वो पानी होगा, जहाँ पे भी इसको फ्लूइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ये उस साइड पे अपने आप को अरेंज कर लेगा और अपनी जो टेल है चूँकि वो हाइड्रोफोबिक होती है तो उसको अंदर की तरफ उसको एम्बेड कर लेगा। सो इस तरह से ये लिपिड बायलेयर बनेगी। तो आपके पास जो हाइड्रोफिलिक एंड है दैट इज़ टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़ यानी आउटसाइड इनसाइड, और जो मिडल लेयर है, ये वाली जो लेयर है मिडल लेयर, that is formed by the hydrophobic fatty acid and hydrocarbon tail। तो इस तरीके से इसकी ये अरेंजमेंट होती है। ये एक MCQ भी आपके MD-CAT के किसी टेस्ट में आया था कि आपसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास टूवर्ड्स इनसाइड जो है वो क्या होती है, यानी टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द दिस मेम्ब्रेन। तो मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन या टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, नॉट सेल, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेम्ब्रेन, तो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल को इनसाइड द मेम्ब्रेन के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आपके पास जो आपको मैंने बताया था कि जो सबसे इसका पॉपुलर मॉडल है दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया था कि इट विल दिस लिपिड मोज़ेक मॉडल जो होता है इसके अकॉर्डिंगली जो लिपिड है दैट एक्ट्स, जो फॉस्फोलिपिड है दैट एक्ट्स एज अ सी एंड दीज प्रोटीन्स दे आर फ्लोटिंग इन दिस सी। अब ये इसका मतलब है कि इसकी कोई कंसिस्टेंसी भी होगी, जितना इसके अंदर इस लिपिड बायलेयर के अंदर फैटी एसिड जितना अनसैचुरेटेड होगा, फैटी एसिड जितना अनसैचुरेटेड होगा उतना ही जो है आपके पास जो ये मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा फ्लूइड होगी। सो द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इट डिपेंड्स अपॉन द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। जितना फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा उतनी ही फ्लूइडिटी जो है वो आपके पास इंक्रीज़ करेगी, और जितना फैटी एसिड वो आपके पास सैचुरेटेड होगा तो उतने ही आपके पास फ्लूइडिटी जो है वो कम हो, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये हमारे पास बात ठीक हो जाएगी। अगर सैचुरेशन बढ़ेगी तो ऑफ फैटी एसिड्स तो आपके पास जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी वो कम हो जाएगी, और अगर सैचुरेशन कम होगी यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो उतना ही आपके पास जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास फ्लूइड रहेगी। आप कहेंगे कि इस फिर कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे है मेम्ब्रेन में, और इस कोलेस्ट्रॉल का फिर क्या फ़ायदा है इस मेम्ब्रेन के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके पास इन बिटवीन दीज फॉस्फोलिपिड्स होता है, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इट विल बी एट सम डिस्टेंस, एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल इज़ दैट इट विल एक्ट एज अ बफर। आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू कि आपके पास जो लिपिड है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स as well as it is in the form of cholesterol, but cholesterol it is absent in the prokaryotic cell. So, and what is the main purpose of this cholesterol? The cholesterol actually acts as a buffer, ठीक है, ये बफर के तौर पे एक्ट करता है, बफर के तौर पे एक्ट करता है, या इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये स्टेबलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझें। इसमें ये होता है कि जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होता है तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इसकी ज़ाहिर सी बात है फ्लूइडिटी इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए फिर आपके पास इन बिटवीन के ये आपस में जुड़े ना, आपके पास ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो है
वो इस चीज़ को मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली आपके पास जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज रखता है। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस एज अ बफर एक्ट करेगा और आपके पास उस टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस होती हैं सेल मेम्ब्रेन में उनको मिनिमाइज़ करता है। तो आपके पास जो ये ह्यूमन बींग्स में तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है, हम वार्म ब्लडेड हैं तो वो कंट्रोल होता है, लेकिन जो और हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एज अ बफर काम करता है और सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको एक ख़ास उस तक मेंटेन रखता है। तो उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का ताकि ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो और वो अपना जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन आपके पास वो स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली आपके पास लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री है और ये आपके पास सेल की इंटेग्रिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सेल में कोई ऑर्गेनेली इधर उधर हो जाए या वो हो जाए तो फिर भी सेल का सर्वाइवल कुछ ना कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप उस सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं तो उस सेल के लिए फिर सर्वाइवल जो है दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटेग्रिटी, क्योंकि उसने आपके सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको एनवायरनमेंट से बचाया होता है। अब जिस तरह हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, सिमिलरली जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है इट प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर। सो फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन while the basic structure of membrane depends on the lipid bilayer। तो लिपिड बाइलेयर आपकी एक तो आपको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपके प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं, दूसरा आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है और ये आपके पास इसके अलावा आपके पास ये रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि ये ख़ुद एक नॉन पोलर लेयर है, तो इस वजह से ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर होते हैं। ठीक है, एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफ पोलर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं उनकी एंट्री एंड एग्ज़िट को ये आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। एज अ ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है इट इज़ अ नॉन पोलर होता है। तो अब आपके पास ये हो जाता है कि जो स्मॉल आयंस हैं या मतलब जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो वो तो फिर इसमें से आराम से गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एंट्री एग्ज़िट को ये लिमिट करता है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके जो सेल है उसके अंदर आपके पास जितनी आयंस, प्रोटीन्स और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसके अंदर रहें, ऐसे फ्रीली चीज़ें जो हैं वो अंदर और बाहर ना आ जा सकें। सो दैट रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज़ डन बाय एक्चुअली दिस लिपिड बाइलेयर। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास लेस दैन 10% होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है कि आपके पास मोनोसेक्राइड्स भी हैं, डाइसेक्राइड्स भी हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास सेल मेम्ब्रेन में हैं वो कौन से हैं? तो वो आपके पास ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स लेस दैन 10% हैं एंड दे आर ईदर ब्रांच्ड और नॉन और अनब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स। सो एंड एक और बात इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि ये आपके पास या तो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और या ये लिपिड के साथ अपने आप को अटैच कर देते हैं। सो दे आर ओलिगोसेक्राइड्स एंड दे आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जब वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू द
लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड हेड होता है ना उसके साथ अटैच्ड होते हैं। और इनकी जो ये अटैचमेंट है ये आउटसाइड, जो एक्सटीरियर साइड पे आपके होता है, एक आपकी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, एक आपकी आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसकी जो अटैचमेंट है दैट इज़ ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपके पास ये ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं दे आर अटैच्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये आपके पास या तो लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे या आपके पास प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगे। तो दे विल ईदर फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। और इनका फिर आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ये किस तरीके से आपके पास एज अ रिसेप्टर्स, एज एन एंटीजन और इसके तौर पे आपके पास ये एक्ट करते हैं।